हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर तीसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स और उसका लेक्चर है 7। कौन सा है बच्चों? 7 लेक्चर है। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं शून्य कोटि की अपक्रियाएं और शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग व्यंजक। और इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रथम कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग व्यंजक। तो आज की क्लास बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों, शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोटि की अपक्रिया होती क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों की सांद्रता पदों के सांद्रता पद के शून्य घात के समानुपाती होता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों के सांद्रता पदों के शून्य घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी देखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा हमने बताई थी, दूसरी भी लिख सकते हैं बच्चों अथवा करके। क्या लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों के सांद्रता पदों के शून्य घात के समानुपाती होता है शून्य कोटि की अपक्रियाएं
कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देख सकते हैं जैसे ये कोई अवकारक है हमारे पास ए, और ये बनाता है बच्चों प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है कोई। ठीक है। अब यहां पर जो अवक्रिया की दर होगी, अवक्रिया की दर, अवक्रिया की दर या वेग एक ही बात होती है, वो समानुपाती होगी अवकारक कौन है? ए की सांद्रता पद, ये सांद्रता पद हो गया, कि शून्य घात के, शून्य घात के। ठीक है ना। अर्थात दर को हम आर से दिखाते हैं, तो आर बराबर समानुपाती स्थिरांक के होता है और ए की घात शून्य। और अगर किसी संख्या की घात शून्य होता है बच्चों, तो उसका मान कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? के इंटू वन, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा? के। ठीक है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं अवक्रिया की दर। अब इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बच्चों, क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है ना। अगर इसका गोल्ड की उपस्थिति में अपघटन होगा तो H2 प्लस I2 बनेगा। ये भी शून्य कोटि की अवक्रिया है, R बराबर के और HI की घात क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, H2 प्लस Cl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है बच्चों, है। तब क्या बनता है? 2 टाइम्स HCl। ये भी आपकी शून्य कोटि की अवक्रिया है। क्या है? शून्य कोटि की अवक्रिया। R बराबर के और H2 की घात शून्य और Cl2 की घात भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी गैस है, तो इसका प्लेटिनम की उपस्थिति में, या गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड या प्लेटिनम की उपस्थिति में इसका जो अपघटन होता है वो N2 प्लस हाफ O2 में होता है, N2 प्लस हाफ O2 में होता है। ये भी आपकी शून्य कोटि की अवक्रिया है, यानी कि R बराबर इसका वेग निकालेंगे तो N2O की घात क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपकी शून्य कोटि की अवक्रिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि शून्य कोटि की अवक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अवक्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनका वेग अवकारकों के सांद्रता पदों के शून्य घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अवक्रियाएं कहलाती है। और फिर हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको, तो इन सभी को आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। इसके बाद शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समाकलित वेग व्यंजक क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे शून्य कोटि की अवक्रिया अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित
वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। तो मान लिया कि एक शून्य कोटि की अवक्रिया, माना एक शून्य कोटि की अवक्रिया निम्न है, देखिए हमने मान लिया बच्चों के ये कोई ए अवकारक है और क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, और ये एक शून्य कोटि की अवक्रिया है। क्या है? शून्य कोटि की अवक्रिया है। ठीक है। अब प्रारंभ में सांद्रता, एक ही प्रारंभ में सांद्रता हमने कितनी मान ली बच्चों, स्मॉल ए, तो इसकी क्या होगी, 0, क्योंकि ये तो बना ही नहीं होगा भाई। जब शुरुआत में हम अवकारक लेंगे तो उसकी पूरी मात्रा होगी, है ना, और उत्पाद नहीं बना होगा क्योंकि अवक्रिया शुरू नहीं होगी। और जैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाती है, 2 मिनट 4 मिनट कुछ समय लगता है, तो उत्पाद की मात्रा कुछ ना कुछ बन जाती है, और जितनी उत्पाद की मात्रा बनेगी उतनी ही अवकारक की मात्रा में कमी आएगी बच्चों। ठीक है ना। तो मान लिया कि टी समय बाद, ठीक है, प्रोडक्ट की मात्रा बन गई एक्स। कितनी बन गई? एक्स बन गई। ठीक है। तो अब अवकारक की मात्रा कितनी रह जाएगी भाई, इसकी मात्रा एक्स बनी है तो इसमें से एक्स को घटा देंगे। ठीक है ना। जितनी मात्रा उत्पाद की बनती है उतनी मात्रा को अवकारक की मात्रा में से घटा देते हैं। ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा बच्चों टी समय बाद a माइनस एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वेग नियम से वेग निकालेंगे। तो r बराबर कितना आएगा, k और a के शांता पद की घात 0। ठीक है ना। अब 0 घात है इसकी, तो फिर इस वैल्यू को यहाँ पे रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वैल्यू को यहाँ रखो या मत रखो, क्योंकि उसका मान तो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, k इंटू 1, यानी कि r बराबर हो जाएगा k। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है। अब हम वेग निकालेंगे रासायनिक बलगतिकी के अनुसार। तो यहां लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी के अनुसार R बराबर कितना होता है बच्चों, dx अपॉन dt। ये समीकरण हो गया आपका सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से ये वाली वैल्यू बराबर रख देते हैं। ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, ये r का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा k बराबर dx अपॉन dt। ठीक है। अब कितना हो जाएगा k, ये dt को यहां पहुंचा देंगे तो k इंटू डी टी इजिकल टू डी एक्स। अब क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। क्या करना है, समाकलन। तो यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो k इंटीग्रेशन ऑफ dt इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये dt है, मतलब t के सापेक्ष करना है तो t आएगा बच्चों, ये हो जाएगा के टी, और समाकलन कांस्टेंट c इजिकल टू dx का करेंगे तो x आ जाएगा। इसको समीकरण मान लेंगे आपका थर्ड। ठीक है। अब प्रारंभ में क्या था बच्चों वो देखते हैं। प्रारंभ में देखो आपका जब अक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो समय तो आपका 0 था, कोई समय नहीं लगा जब अक्रिया शुरू नहीं हुई थी।
और उत्पाद की मात्रा भी क्या थी, शून्य थी। तो प्रारंभ में एक्स टी बराबर क्या था बच्चों, शून्य, और एक्स भी क्या था, शून्य। अब ये दोनों वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से, क्योंकि हमें सी का मान निकालना है ना, समीकरण 3 से तो कितना हो जाएगा, के इंटू 0 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अब ये सी का मान समीकरण 3 में फिर रख देते हैं। सी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो कितना हो जाएगा, के टी प्लस 0 बराबर एक्स, और 0 मतलब के टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। और यहां से अगर के बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स अपॉन टी। क्या आएगा, एक्स अपॉन टी। ये आपका शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग व्यंजक है बच्चों, ठीक है। तो आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद शून्य कोटि की अवक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब बात करेंगे बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो व्यंजक आया है वो क्या है, के बराबर एक्स अपॉन टी। के बराबर एक्स अपॉन टी, और एक्स क्या होती है, विघटित मात्रा। हमने आपको प्रथम कोटि की डेरिवेशन जब कराई थी तो हमने आपको लिखाया था एक्स क्या होती है, विघटित मात्रा, टी क्या होता है, समय, और के होता है वेग स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ प्रारंभिक मात्रा तो लिखेंगे ही नहीं, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे x क्या, विघटित मात्रा, और अर्धायुकाल के लिए x बराबर कितना हो जाता है, a/2, प्रारंभिक मात्रा की आधी, है ना। तो x बराबर a/2 हो जाएगा। और जो समय है t बराबर, वो t हाफ लेंगे। कितना लेंगे, t हाफ, क्योंकि अर्धायुकाल को t हाफ से ही प्रदर्शित करते हैं। तो t की जगह कितना रख देंगे हम, t हाफ। तब शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से, तो शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या आया था अभी, के बराबर एक्स अपॉन टी, और यहाँ पे के बराबर कितना रख देंगे, एक्स का मान बच्चों a/2, a/2, और टी की जगह कितना रखेंगे, टी हाफ। तो ये हो जाएगा के बराबर a/2t हाफ है। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर टी हाफ बराबर निकाले बच्चों, टी हाफ बराबर तो a/2k हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये या जो है टी हाफ समानुपाती हो जाएगा ए के, किसके, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के। तो ये बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल है। इसको आप नोट करें, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, है ना। एक प्रथम कोटि की अवक्रिया N2O5 एरो 2 टाइम्स NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोल प्रति लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, हमें वेग स्थिरांक निकालना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। रिएक्शन क्या दे रखी है आपकी, N2O5 क्या दिया है बच्चों, N2O5 गैस है, और क्या बन रहा है 2 टाइम्स NO2 गैस प्लस हाफ O2 ये भी गैस है, ठीक है। यहां पे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को बच्चों हम क्या मानते हैं, स्मॉल ए, क्या मानते हैं, स्मॉल ए मानते हैं, है ना। तो स्मॉल ए बराबर कितना दिया है इन्होंने, 1.24 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है इसने। अब फिर कहा है कि 60 मिनट के उपरांत, तो टी का मान दिया है बच्चों, टी का मान कितना दिया है, 60 मिनट, ठीक है ना। टी का मान कितना दिया है, 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। रह गई का मतलब क्या होता है कि शेष मात्रा है बच्चों, ये क्या है, शेष मात्रा। विघटित मात्रा तो x होती है और शेष मात्रा कितनी होती है, a-x। जब भी प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि प्रारंभ में उसकी मात्रा इतनी थी और 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसकी मात्रा इतनी रह गई, तो रह गई का मतलब होता है बच्चों वो शेष मात्रा होती है। क्या होती है, शेष मात्रा। और शेष मात्रा को हम किससे दिखाते हैं, a-x। तो a-x का मान इसने दिया है 0.20 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है बच्चों 318 केल्विन पर। तो वेग स्थिरांक यहां सूत्र लगाएंगे, तब प्रथम कोटि अवक्रिया समीकरण से, क्या है प्रथम कोटि अवक्रिया का समीकरण, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और a अपॉन a-x, ठीक है। ये हमारा प्रथम कोटि के अवक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण है। अब इसमें हम ये सभी वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो k बराबर कितना आएगा, देखो 2.303 बटे t का मान कितना है बच्चों, 60 मिनट है, और लॉग बेस 10, a का मान है हमारा 1.24 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन a-x की वैल्यू है 0.20 इंटू 10 टू दी पावर -2। देखिए 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट जाएगा बच्चों, और 0.20 से 1.24 ये कटेगा बच्चों कितनी बार, के बराबर 2.303 अपॉन 6 और लॉग बेस 10 ये 6.2 बार कट जाएगा। कितनी बार, 6.2 बार कटेगा, ठीक है। अब log 6 का मान हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था, कितना था 0.78, लेकिन ये 6 से कुछ ज्यादा है तो हम यहाँ पे 0.79 लगा सकते हैं बच्चों, है ना। तो k बराबर, तो वैसे भी आप log का मान याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक से आपको याद कराया है, लेकिन फिर अगर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो वहां log का मान दिया हुआ होगा बच्चों क्वेश्चन में,
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2.303 अपॉन 60 और इनटू इसका मान लगा देंगे 0.7924। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करके और जब 60 से हम भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.0304। ठीक है, और ये वेग स्थिरांक है, और वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है प्रथम कोटि के सेकंड इनवर्स यानी समय इनवर्स, लेकिन यहां किस में दिया है मिनट में, तो हम यहां लगाएंगे मिनट इनवर्स। क्या आएगा मिनट इनवर्स, यही आपका बच्चों क्या है आंसर है। तो आप इसे नोट करेंगे और इसी प्रकार से प्रथम कोटि पर, शून्य कोटि पर, अर्धराशिफल के और वेग स्थिरांक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।